हाय डियर, आई माहू, स्वागत है आपका CMS टू डिफाइंड यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, मैं आज 10 क्लास सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र से मैं यह पहला वीडियो लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। माय डियर, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में हम यह देखेंगे कि किसी देश के, किसी गणतंत्र देश में लोगों को, गणतांत्रिक लोगों में, गणतंत्र साम्राज्य देश में उसमें किस प्रकार की गतिविधि और अधिकार कर्तव्य होते हैं। यानी कि कई गणतंत्र देश में दोबारा आपको विवाद हो जाने से भी उसे किस प्रकार की संघर्ष करनी पड़ी है। और किसी बहुजातीय क्षेत्रों में, देश में, चाहे विभिन्न आधार पर, अल्पसंख्यक जैसे कि धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, आपको जातीय आधार पर लोग अल्पसंख्यक हो जाते हैं और बहुसंख्यक हो जाते हैं। उस बीच भी किस प्रकार की ये मतभेद होते हैं और उसमें आपसी तनाव व तकरार होती है, वो सारी चीज़ इस चैप्टर में आपको जानने मिलेंगे। माय डियर्स, विशेषकर हम देखेंगे हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश आपको एक श्रीलंका है जहाँ पर कि इसमें चर्चा आएंगे, और यूरोप के दो देश बेल्जियम ही है, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम के बारे में विशेषकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर्स में क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हमको तो जानना ही है, सभी को अपने बराबर अधिकार और कर्तव्य को हमको देखना है। तो विशेषकर देखेंगे कि बेल्जियम के निवासी और वहाँ के विभिन्न जाति, धर्म और दल के लोग और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के बीच किस किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। तो चलिए देखता हूँ जरा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं पहले बोल देता हूँ, फिर आगे आपको बेहतर ढंग से मैं फिर क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेल्जियम जो एक देश है तो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेल्जियम देश एक यूरोप महादेश का देश है। क्या है? यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल की तुलना की जाए हमारे देश भारत की, जो हरियाणा राज्य है, जो मध्यवर्ती राज्य है, जो उसको कोई ना ही तटीय सीमा रेखा और ना ही कोई आपको पड़ोसी देश की सीमा रेखा को स्पर्श करती छोटा सा राज्य है, जिसकी तुलना में बराबर है या से भी छोटा है। बेल्जियम में अगर पड़ोसी देश की उसकी तुलना की जाए तो उसके पड़ोसी देश कौन होता है जी? तो क्रॉस है, आपको नीदरलैंड है, जर्मनी है और लक्समबर्ग है। ये क्या है? बेल्जियम के ये पड़ोसी देश हैं। अब बात आगे देखते हैं कि बेल्जियम की जनसंख्या कितना है। तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है ना। और बेल्जियम की अगर जनसंख्या के बारे में बोली जाए तो वहाँ पर कई भाषा के लोग पाए जाते हैं। जिसमें से मैक्सिमम के लोग आपको वहाँ की भाषा है, अपनी भाषा है। फ्रेंच 40% है, जर्मन 1% है, और इस सारे भाषा के लोग वहाँ पर इस तरह से पाए जाते हैं। तो अगर बहुसंख्यक बोली जाए तो इच भाषीय लोग वहाँ पर बहुसंख्यक हैं, और उसके बाद आपको तुलना में फ्रेंच आते हैं और जर्मन नगण्य के बराबर है, और उनके अलावा कोई और है। अगर बात की जाए तो ब्रुसेल्स कौन है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो बेल्जियम की राजधानी कौन है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ना। और वहाँ पर क्या है? एचनिक जातीय वहाँ पर, या जातीय एक ऐसी सामाजिक विभाजन के आधार पर एक समूह बढ़ती है जो अपनी संस्कृति को अलग मानता है, और यही उनके सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन का एक मुद्दा बन जाता है, जो वहाँ की क्षेत्रीय और अपने गृह युद्ध का एक जड़ और विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, और इसी से बहुत लंबी वहाँ पर संघर्ष भी होती है। चलता हमारे पड़ोसी देश से के बारे में। पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका है ना। श्रीलंका में भी इस तरह की भाषाई विवाद अक्सर होती रहती है। श्रीलंका में भी अक्सर भाषाई विवाद के आधार पर आपको विवाद होती रहती है। वहाँ पर विशेषकर आपको सिंहाली भाषा
के लोग वहाँ पर बहुसंख्यक होते हैं। और तमिल भाषा, आपको श्रीलंका की बात की जाए अगर, तो श्रीलंका बिल्कुल वो तटीय देश है जो हमारे भारत देश के नीचे आपको नारियल के आकार की आकृति से स्पष्ट होता है। हालांकि पहले 2006-07 से पहले की बात की जाए तो इंडियन मैप के साथ साथ श्रीलंका को भी हमेशा दर्शाया जाता था, लेकिन आजकल उससे अब जुदा कर दिया गया है। आगे की बात चलते हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर इंडियंस भी पाए जाते हैं, विशेषकर तमिलनाडु के लोग। ठीक है, तमिलनाडु के लोग पाए जाते हैं। और तमिलनाडु के चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम, हिंदू हो चाहे जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, ये सारे लोग वहाँ पर भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर दूसरे स्थान पर का जो सबसे बड़ा भाषीय लोग है तो तमिल ही है, जो 18% लोग वहाँ के तमिल बोलते हैं और सिंहाली 74% लोग बोलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश भारत के उस क्षेत्र तमिलनाडु क्षेत्र के लोगों के रिश्ता नाता भी आम जान व्यवहारिक रूप से आना जाना भी होता रहता है, क्योंकि एक पड़ोसी देश भी है ना। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर ही दूर पर स्थित यह द्वीपीय देश है जो श्रीलंका है, और वहाँ की राजधानी कोलंबो है। वहाँ की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और वहाँ पर विभिन्न जाति समूह के प्रतिशत भिन्न भिन्न हैं। सिंहली भाषा 74% है, तमिल 18% है, ईसाई 7% है, और अन्य आपको 1% लगभग है। इलम इल्म वहाँ पर एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका उच्चारण होती है। ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको ये इम्पोर्टेंस इस चैप्टर्स भाषा से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित ऐसी बातें हैं। आगे अगर बात कर ली जाए तो श्रीलंका, आपको क्या हुआ, श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी, तो श्रीलंका को 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, जबकि 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1956 ईस्वी को। 1956 ईस्वी को सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। अब समस्या आ जाता है कि बहुसंख्यकवाद का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो ध्यान देंगे, बहुसंख्यक, ये तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुमत की जीत। बहुमत कितना? आपको किसी को अगर 19% मिला, किसी को अगर 18%, 17% मिला, और किसी को अगर 20% मिल गया तो ये बहुसंख्यक कहलाता है ना। जबकि हमको जानते हैं क्या, जैसे कि हमारी राजनीति में देख लीजिए, चाहे हमारे भारत के निर्वाचन में देख लीजिए कि भारत में आपको क्या कहेंगे, भारत में अगर हम बिहार के अगर चुनाव की बात कर लें तो 243 आपको क्या होता है, ये हमारा विधानसभा सदस्य सीट होते हैं। तो इसमें 122 जो पा लेते हैं उनकी जीत घोषित किया जाता है, उसे माना जाता है। इसी प्रकार लेकिन नहीं, बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा होना, जो सिर्फ ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ जो लोग ज़्यादा हो गया तो बहुसंख्यक कहलाता है। तो ऐसी मान्यताएं जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपनी मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है या अपनी वर्चस्व पेश कर सकता है, या बहुसंख्यक अधिक, उसकी संख्या अधिक होने के नाते वो कई प्रकार की अधिकार जता सकता है, यह अपनी इच्छा ज़रूरत को वो अपने पर पूरा कर सकता है और दूसरे की इच्छा ज़रूरत को अवहेलना कर देता है। यही ये समस्या बहुसंख्यकवाद है। और अपनी ज़रूरत की पूर्ति वो आधिकारिक रूप से अपना समझकर कर लेता है, जबकि अन्य जो अल्पसंख्यक है की तुलना में उनकी ज़रूरत, उनकी इच्छा, उनकी ज़रूरी, उनकी धार्मिक, उनकी भाषाई, उनकी जातीय व्यवस्थाओं को, चीज़ों को प्रतिपूर्ति नहीं करा जाता है और उस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है। ऐसी ही भावना क्या कहलाता है, यही हमारा बहुसंख्यक का ही ये बात आ जाती है। ठीक, इसका उल्टा अगर अल्पसंख्यक की बात कर ले तो क्या होगा, अल्पसंख्यक की बात कर ली तो उसके अपेक्षा जिसकी संख्या कम हो, उसके अपेक्षा जिसकी जनसंख्या कम हो, और क्या हो कि उसको किसी इस तरह की चीज़ों में उसकी सहभागिता नहीं मिलती हो, ज़रूरत इच्छा की अवहेलना कर दी जाती हो। ठीक है, उसी का अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसकी जोर नहीं चलती है, जिसकी बात को नहीं चलती है, क्योंकि
जमाना एक तो कायर है ही, ऊपर से क्या बोलेंगे, ठीक है चलो बोली लगा लो, चलो हाथ उठा लो, चलो गिनती कर लेता हूँ, चलो वोट कर लेता हूँ, तुम्हारी जीत की मेरी जीत। अगर तुम्हारी सामान्यता हो जाए, तुम्हारी अगर बहुत मिल जाए तो तुम्हारे काम को आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन जब भाषाई, जब जातीय, जब धार्मिक, जब क्षेत्रीय, जब हमने मत बहुमत की चर्चा ही कर रखे हैं, तो भला उन अल्पमत की क्या मिलेगी, नहीं मिलने वाला है। अब सवाल बन जाती है गृह युद्ध। गृह युद्ध, गृह वैसे घर को बोलते हैं, जब देश के अंदर विभिन्न जाति, दो जाति या दो भाषाई या दो धार्मिक या दो संप्रदाय या दो राजनीतिक या दो क्षेत्र, दो समुदाय या दो गांव या दो शहर के बीच की बात आपस में जब टकराव हो जाती है, उसी को हम गृह युद्ध कहते हैं, है ना, गृह युद्ध कहते हैं। अब एक गृह युद्ध किस पर भी हमने बोल दिया, ये जातीय आधार पर भी हो सकते हैं, ये भाषी आधार पर हो सकते हैं, ये धार्मिक आधार पर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ये क्षेत्रीय आधार पर हो सकते हैं, क्षेत्रीय आधार पर हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम बिहार में हम बिहार यूपी वाले हैं, हम बिहार बंगाल वाले हैं, हम बंगाल वाले से टकरा सकते हैं। भाषा के आधार पर तुम्हारा बंगला भाषा है, हमारे बिहार की हिंदी भाषा है। चाहे क्षेत्र के हिसाब से अभी बिहार यूपी की लड़ाई हो जाए, तो इसको अगर बिहार यूपी की लड़ाई हो जाए तो यहाँ पर तो जात धर्म देखे नहीं जाएंगे, यहाँ पर बोली भाषा नहीं देखा जाएंगे। इस क्षेत्र के आधार होंगे कि यूपी वाला एक तरफ, झारखंड बिहार वाला एक तरफ, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं, क्षेत्रीय कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गृह युद्ध किसी भी देश में विभिन्न तरह से हो सकते हैं। वह विरोधी गुट हो सकते हैं, हिंसक लड़ाई हो सकते, शामिल हो सकते हैं, और यही चीज़ गृह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। यह कई बार आपको राजनीतिक गतिविधि से भी हो जाता है, या कई बार धार्मिक आधार पर हो जाता है। देखिए, वर्तमान क्षेत्र में, दलगत क्षेत्र में, विभिन्न बहुदलीय क्षेत्र में तो हर बात इस तरह की बात राजनीतिक ही बन जाती है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्या बोला गया, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी हम कह नहीं सकते हैं तुम किस जात से हो, कह नहीं सकते हैं तुम किस क्षेत्र से हो, हम कह नहीं सकते तुम गरीब हो कि अमीर हो। हालांकि ऐसा चलता है, लेकिन हम वो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं, उसको तो भी कह नहीं सकते हैं, भले उनकी हार हो जाए, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं तुम विशेष जात से हो, तुम विशेष धर्म के हो, तुम विशेष क्षेत्र को हो, इसलिए तुम्हें इससे आपको राजनीतिक सत्ता में या सत्ता में भागीदारी नहीं मिल सकती, तुम्हें भागीदारी नहीं लिया जा सकता, ऐसा हम इजहार नहीं कर सकते। क्यों कि इसी का नाम है सत्ता की साझेदारी, और इसी से हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखते हैं कि युद्ध पूरक कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत हो, लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, इसे युक्तिपूरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, युक्तिपूरक कहते हैं। यानी कोई भी फैसला जो नैतिक के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, युक्तिपूरक कहते हैं। अब देखेंगे सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका में बांटना।
सत्ता का क्षेत्रीय वितरण क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हम बांटते हैं। जब इसको बांट देते हैं तब इसमें क्या हो जाता है कि उसमें फिर उसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह की विभाजन होता है। अब देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो देखते हैं क्या सत्ता को विभिन्न स्तर के स्तर के सरकारों के मध्य बांटना, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ऐसी सारी चीज़ हैं। इसका नाम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है। और सत्ता का क्षेत्रीय वितरण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। सत्ता के विभाजन किस प्रकार किए थे हम? किए दो प्रकार, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। से क्षेत्रीय वितरण में क्या आया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टली वर्टिकल्स में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब बात आगे की ओर देखते हैं। सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो हम देखेंगे विभिन्न धार्मिक, भाषाई, सामाजिक समूह द्वारा अपनी चुनी हुई सरकार। सामुदायिक सरकार किसको कहते हैं? विभिन्न धार्मिक या विशेष धर्म का नेता है। भाषाई, बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, गुजराती, इन भाषाओं के आधार पर कोई विशिष्ट लीडर। सामाजिक समूह द्वारा अपनी चुनी की सरकार होती है। ठीक है। इसी प्रकार फिर देखते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बने गए कानून पर अंकुश रखती है। वही नियंत्रण और संतुलन कहलाता है। चाहे नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है और वो क्या होता है? तो एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है। ये बातें थी डियर्स। अब इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर कुछ, चूँकि एनसीईआरटी सिलेबस पर कुछ यहाँ पर प्रश्न उत्तर बनाया गया है, आप इनको देखेंगे ज़रा क्या है कि देखते हैं कि 1970 और 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो 4 बार किया गया था। ठीक है। कितने बार किया गया था? 4 बार किया गया था। और देखते हैं सिंहाली। श्रीलंका में सिंहाली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? तो बहुसंख्यक सरकार। बहुसंख्यक, और उसकी बहुसंख्यक किसके आधार पर? भाषा के आधार पर है। ठीक है। और भाषा वहाँ की बहुसंख्यक कौन है? सिंहाली है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? जाति, तो जाति कौन है? डच। बेल्जियम में किस जातीय समुदाय की आबादी सबसे अधिक है? तो आंसर डच। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। श्रीलंका में सबसे अधिक किस सामाजिक समूह की है? तो भाषाई आधार पर सिंहाली भाषा के लोग सबसे अधिक है। जबकि देखते हैं फिर से कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है बेल्जियम में? तो डच और फ्रेंच। मुख्य रूप से कौन 2 भाषा बोली जाती है? डच और फ्रेंच। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है?
बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? आंसर फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो कौन? श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? आंसर श्रीलंका। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? किस में है? संघर्ष को रोकने में। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? संघर्ष को रोकने में। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भाषा के आधार पर। आंसर उसका भाषा के आधार पर डच, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषा पर। ठीक है। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा ये लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म से हैं। सिंहली भाषा के लोग किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है डियर्स, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आऊँगा और यहाँ पर कुछ बातें ज़रूर बताऊँगा। ये मेरा आर्ट्स के 10th क्लास पहला वीडियो है। हालांकि इसमें मैं ज़्यादातर लेक्चर्स दिया करता हूँ और अलग अलग बातों को खूब बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर जब वीडियो बनाने आए हैं तो फिर यहाँ पर ज़्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इसी बात पर अगर मैं आपको बोर्ड पर अगर हम खड़े होकर लेक्चर ज़रूर देते तो ऐसा निश्चित तौर पर नहीं होता और इनसे अधिक बातें की जाती, घंटा लगाया जाता और कम से कम 2 दिन बोले जाते हैं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसे लगेगा ज़रूर इसको रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू।